जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की करी करी। आज मेरे साथ मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे मेहमान भाई व्यालोक पाठक जी हैं। इनके साथ आप एक दो वीडियो मेरे साथ पहले देख चुके हैं। व्यालोक जी का परिचय सबसे बड़ा तो यह है कि आप जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं और जेएनयू में जो राष्ट्रीय पत्रकारिता संस्थान है, जिसकी सुना है कि हमने जेएनयू से एकदम दीवार सटी हुई है, जो कि वामपंथियों का भी एक बहुत बड़ा अड्डा और वामपंथियों का बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कहलाता है पत्रकारिता का। उसके बारे में ज्यादा तो व्यालोक भाई बताएंगे। तो आज व्यालोक भाई को मैंने स्पेशली इनवाइट किया है। अच्छा, मूलतः व्यालोक भाई रहने वाले हैं बिहार के, दरभंगा के। और जी व्यालोक भाई की बड़ी जबरदस्त पकड़ है बिहार की राजनीति पे, बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हैं। व्यालोक भाई राम राम। सबको जय सिया राम। आपके चैनल को जो भी देखते हैं दर्शक श्रोता, सबको जय सिया राम। तो जय जय श्री राम। तो बात यह है कि साहब दद्दा की खरी खरी चैनल पे आपका स्वागत है। ये बताइए कि बहुत उड़ रहे हैं विपक्षी दल और सारे बिहार के सारे नेता, ये जातीय जनगणना जो हुई है, पहले क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसा कौन सा गुरु मंत्र मिल गया है जिससे जो है ये सब जो है बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार लेंगे? और सच पूछिए तो मुझे भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं बिहार की राजनीति की। तो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जातीय जनगणना है क्या, क्या चाहते हैं ये लोग, प्लीज। देखिए दादा, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दूं कि ये जातीय जनगणना नहीं, ये है जातीय सर्वेक्षण। क्योंकि जातीय जनगणना या जनगणना जब भी होगी तो वो केंद्र सरकार ही करवा सकती है और उसके अलग अलग नियम कानून होते हैं। तो ये जनगणना तो है नहीं, ये एक सर्वेक्षण है। जी। जातीय जनगणना आखिरी बार हुई थी 1931 में, और पहली बार जी। और उस समय झारखंड, बिहार एक हुआ करता था और उड़ीसा भी ताजा ताजा अलग हुआ होगा, या उस समय था ही शायद। मतलब झारखंड और बिहार तो एक थे ही। उस 1931 वाले पैमाने से अगर आप देखिए तो इस वाले सर्वेक्षण में कोई खास अंतर नहीं आया है। यादव 11% थे उसमें, अभी 14% हो गए हैं। ब्राह्मण करीब 4% थे, अभी 3 पॉइंट कुछ हो गए हैं। इस सब तरह की बातें। लेकिन सबसे पहले कि ये जातीय सर्वेक्षण की चूल क्यों मची है, इस चीज को समझिए। मतलब दर्शकों को अगर मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा होगा कि मैंने कहा कि आखिरी जनगणना इस तरह की जातीय जनगणना कब हुई थी? 1931 में। और हर एक 10 साल पर हमारे यहाँ जनगणना होती। अंग्रेजों को चूंकि चूल मची हुई थी कि भाई सबसे पहले इस समाज को विखंडित करो, इसलिए वो पोर्चुगीज से लाए कास्ट नाम का शब्द। हमारे यहाँ तो कास्ट नाम की चीज ही नहीं थी। कास्ट तो कास्टस से बना है, जो पोर्चुगीज शब्द है। अब खैर उसको वो कास्ट में लाए, फिर जाति में हुआ। हमारे यहाँ तो वर्ण था, वर्ण व्यवस्था थी। और पहली बार जब उन्होंने बांटा 19वीं सदी के आखिर में, मतलब 1891 वगैरह में जी, तो करीबन 1000 जातियां भारत में जी। और जाति मतलब क्या कि जो जिसके पुश्तैनी कर्म थे, जो जिसका व्यवसाय था, उसके आधार पर उन्होंने, भले ही कोई 5 ही ये हो। जैसे अभी बिहार की जनगणना में एक जाति है हो करके, तो हो जनजाति है जी। हो, मुंडा, उरांव, ये सब जो जनजातियां हैं। तो जब झारखंड बच गया तो 9% जो आबादी थी शेड्यूल ट्राइब की, वो चली गई। अब उसमें से 245 हो बचे हुए हैं वहां के, तो उसको भी आपने जनसंख्या में या जाति सर्वेक्षण में लिख लिया है। दूसरी बात यह है कि ये जो जातियों का पूरा आंकड़ा है, सबसे पहले तो आप इसको लेके क्या करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे माननीय महा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री 8वीं फेल तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि भाई इसके बाद हम विकास की गति तेज कर देंगे। तो 33 वर्षों से तो उनके पिताजी, माताजी और चाचा जी ही थे, और पूरी की पूरी समाजवादी सरकार थी।
भाई 16-17 साल तक भाजपा ने भी उस पालकी में कंधा दिया है और अपने नीतीश कुमार थे ही, तो ऐसा आपने क्या बदल दिया? पहली बात। दूसरी बात कि हमारे महानायक हैं माननीय राहुल जी भी, तो राहुल जी की माता जब प्रधानमंत्री थी, और दर्शकों मैं ये जानबूझ के कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री थी क्योंकि वही थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए मैं उन्हीं को प्रधानमंत्री कहता और मानता हूं। तो तब एक जाति सर्वेक्षण के नाम पर, कास्ट सर्वे के नाम पर बहुत बड़ा चौड़ा, लंबा चौड़ा किया गया, काफी बड़ा पाखंड किया गया उस समय, और उसमें करीबन 5,000 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के फूंक दिए गए। और ये सब हुआ कब? यूपीए शासन के काल में। और ये जब हुआ उसके बाद 3 वर्षों तक यूपीए की सरकार बनी रही। अब राहुल जी बार बार कहते हैं कि उस आंकड़े को प्रस्तुत कर दीजिए, वो मोदी जी को चैलेंज करते हैं, धमकी देते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब पहली दफा एनडीए की सरकार बनी थी, ये वाली मोदी सरकार 2016 वाली, 2014 वाली, सॉरी 2014 में, तो माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली बाकायदा लेकर बैठे थे वो सारा दस्तावेज, और 1 लाख गलतियां उसमें निकली थी। 1 लाख, कैन यू बिलीव दिस? 5,000 करोड़ रुपए के बाद जो कास्ट सर्वेक्षण हुआ, उसमें इन्होंने लगभग 5 लाख जातियां बना दी थी। 5 लाख जातियां, 1 लाख जी। और ऐसे ही तमाम, मतलब ग्लेयरिंग मिस्टेक्स थे। और अरुण जेटली का वो दस्तावेज ही ये बयान है कि उन्होंने कहा था कि इसको बिना सुधारे नहीं कर सकते हैं। अब सरकार के पास 2 रास्ते हैं, या तो उसमें 5,000 करोड़ और फूंक के उस दस्तावेज को ठीक कराए, या फिर जब इस बार की जनगणना हो रही है, क्योंकि पिछली बार की तो हुई नहीं कोविड के चलते, तो जब जनगणना हो रही है उसके साथ कास्ट सर्वे करा दिया जाए। अब ये बताइए कि कास्ट सर्वे से क्या मतलब है, क्यों करना चाहते हैं सरकार? मतलब इससे ऐसा क्या मिल जाएगा? क्योंकि बिहार का कास्ट सर्वे हुआ, उसके तुरंत बाद इन्होंने कहा कि भाई कर्नाटक में भी हमने किया हुआ है, उसको भी पूरा कर लेंगे। फिर झारखंड में सोरेन जी के सुपुत्र ने कह दिया कि हम वहां भी करेंगे। उसके बाद एक आध और जगह से आई कि भाई हम भी करेंगे, आप कर लो। जैसे बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, ठीक है, तो वो 17% आप जब कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब आप ये कह रहे हैं, तो एक मुस्लिम को आप मुख्यमंत्री बनाओ ना। ये क्या चल रहा है कि एक ही परिवार के बाहर से भी लाए तो चचा को ले आए? भाई नीतीश कुमार चचा ही है ना आपके, तो किसी मुस्लिम को बनाइए, किसी खातून को बनाइए बल्कि मुस्लिम में, तो ये दोनों न्याय पूरे होंगे। 14% यादव जी हैं, लेकिन उसमें लफड़ा ये हुआ है कि जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनकी जात केवल 4% निकली है। तो इन्होंने, इन सब लोगों ने मिलजुल कर ऐसी छीछा लेदर कर दी है, ऐसा रायता फैला दिया है, जो अब इन लोगों से समेटे नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि इनका ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, जो सोच के इन्होंने किया है, क्योंकि वो तो हुआ नहीं, इनको कोई ऐसा गैप नहीं है जो बहुत इन लोगों ने सोचा विचारा था। भाई फॉरवर्ड कास्ट जो 10% था वो 10% ही है, उसको आपने कुछ नहीं दिया था तो वो कहीं कुछ नहीं है। और जो यादव थे वो 3% बढ़े हैं, कुर्मी थे वो भी बढ़े हैं। अब आगे सरकार क्या क्या कर सकती है, मोदी जी वह क्या क्या कर सकते हैं, ये इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। और मुझे तो लगता है, कल मेरी एक बहुत इनके पुराने साथी से बात हो रही थी, जो लालू के साथ भी काम कर चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ भी। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने अनजाने में ये बेकार की तबाही मोल ली है, और यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है, ये जातिगत सर्वे वाला। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब इनके फेवर में ही आएगा, तो उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जातिगत सर्वे या जो भी आप इसको कहिए,
मुझे नहीं पता कि इससे कितने उद्योग लग जाएंगे, मुझे नहीं पता कि इससे हॉस्पिटल्स कितने बन जाएंगे। बिहार जो हर एक पैमाने में 50% लोग बिहार के अभी भी गरीब हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सर्वे कर कैसे लिए महाराज? 13 करोड़ बिहारी में तो 4 करोड़ बिहारी बाहर हैं, जो लात जूता खा के हमारे टाइप रह रहे हैं। अभी तक यूपी में लतम जुतम नहीं शुरू हुआ है, वो भी हो जाएगा कुछ दिनों में, जिस रफ्तार से चल रहा है। बाकी कभी कर्नाटक में बिहारी मार खा रहे हैं, कभी गुजरात में खा रहे हैं, कभी मुंबई में खा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में खा रहे हैं। तो जब 4 करोड़ बिहारी बाहर हैं तो आपने ये सर्वे किया किससे? मेरे घर पर लोग नहीं पहुंचे हैं, और आप अपने आसपास पूछिए बिहारियों से कितने के घर पर पहुंचे हैं और कितने घर पर ये हुए हैं। तो बहुत गड़बड़ झाला है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सब से कवायद से आप निकालेंगे क्या, क्योंकि आप आरक्षण में परिवर्तन कर नहीं सकते, वो या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी या संसद करेगी। हमारी सबसे बड़ी पंचायत तो वही है ना, या तो संसद है या सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% का ये लगाया हुआ है, आप अगर वो करेंगे फिर परिसीमन का मुद्दा उठेगा। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप ये तो बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब अगर गरीब की संख्या, किसी ऐसे कास्ट के गरीब की संख्या, मान लीजिए वो ओबीसी ही हो या एससी ही हो, वो मान लीजिए 8% है या 7% है, तो आप उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं देने देंगे जी। तो बेसिक बात यह है कि मुझे तेजस्वी यादव से तो खैर कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन हमारे इंजीनियर चचा जो हैं उनको प्रधानमंत्री बनने की ऐसी लॉ लगी है कि वो मानसिक संतुलन ही खो चुके हैं। मतलब आप सामान्य बातें, सामान्य तर्क बुद्धि से अगर जो बातें नहीं होनी चाहिए वो सब भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जी। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने मान लीजिए जातीय जनगणना करा ली और किसी एक वर्ग के कुछ पॉपुलेशन इनसे कल को ये भी तो पूछेगी कि भैया जब आपने टिकट वितरण किया है उसमें हमको 4% टिकट दे दीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि मैं उसी पर आ रहा था कि इनका ये दांव पूरी तरह से गड़बड़ होने वाला है। देखिए, एक रोहिणी आयोग है जी, आपने सुना होगा, दर्शक भी जानते होंगे। रोहिणी आयोग ईबीसी की स्थिति पर ये मतलब उसकी रिपोर्ट लगभग सरकार के पास है, और सरकार अगर उसको जारी कर देगी तो क्या होगा? अच्छा, मान लीजिए कि ये 15% जो यादव जी हैं, 14% और जो कुर्मी जी हैं 4%, 35 साल के राज में इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में तो उन्नयन हुआ है। अगर मोदी जी और उसके मंत्री ये सोच लें उनके कि भाई तुम लोग अब आ गए जनरल में, क्योंकि तुम्हारा तो सशक्तिकरण हो गया, और एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जो है, अति पिछड़ा वर्ग जो है, जिस पर पहले ही हल्ला चल रहा है, उसको अगर कहा जाए, ये झुनझुना दे दिया जाए कि भाई तुम लोगों को तब फायदा होगा जब ये 14% और 4% इन्होंने बहुत दिनों तक शोषण किया। क्योंकि आप ठाकुर का कुआं कितना भी कर लें, आप फिल्मों में शिखाधारी तिलकधारी पंडित को कितना भी बदनाम कर लें या जो भी कर लें, पिछले 30 वर्षों से बिहार और यूपी की राजनीति कम से कम पिछड़ा वर्ग आधारित रही है। अभी यूपी में निजाम बदला है, लेकिन उस व्यक्ति की तो कोई जाति ही नहीं है, वो तो अपना श्राद्ध व्राद्ध करके बैठे हैं वहां, योगी आदित्यनाथ। तो पिछड़ों की ही तो राजनीति चल रही है ना यूपी और बिहार में खास तौर से। अब उस पिछड़े में भाई जिसकी जितनी संख्या भारी तो दो ना हिस्सेदारी, अति पिछड़ों को दो। तुम लोग तो हो गए हो, तुम लोगों को तो बहुत सारा कुछ मिला, तुम्हारा जो पूरा एक इकोसिस्टम था वो डेवलप हो गया है। तो यादवों और इसको अगर कुर्मी को जनरल कास्ट में डाल दिया जाए तब क्या होगा? और ये सरकार, केंद्रीय सरकार ऐसा कर सकती है, इसलिए कर सकती है क्योंकि आप
यूपी में रहे हैं, रहते हैं, मैं बिहार में रहता हूं, मैं जानता हूं कि अगर सामाजिक न्याय का सबसे अधिक लाभ किसी को मिला है तो वो ये दो जातियां हैं। और खासकर बिहार में तो मतलब जब 15 साल यादवों का राज रहा लालू प्रसाद के दौर में, और जब पिछले 10-15 साल से नीतीश कुमार का है, तो दो ही जातियां वहां सशक्त हुई हैं, और वो जी हैं यादव और कुर्मी। तो जी अब उसमें बवेला होगा। फिर पहले ही नीतीश कुमार यह दांव खेल चुके हैं कि उन्होंने दलित को महादलित से अलग किया, और नीतीश कुमार के जी लगातार सत्ता में बने रहने का यह भी एक कारण है कि उन्होंने दलितों और महादलितों को अलग किया और महादलितों को अपनी तरफ ले आए। ठीक है। जी तो जब आपने दलितों और महादलितों को अलग कर दिया तो फिर ओबीसी और एक्सट्रीम ओबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, उसमें कीजिए ना, तो ये मांग तो उठेगी। तो इसीलिए वो जो मित्र हैं इनके, वो ठीक कह रहे हैं। जी। पर अच्छा देखिए, ये तो हम लोग बहुत लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि ओबीसीज में जो क्रीमी लेयर तैयार हुई वो यादवों की तैयार हुई, और शेड्यूल कास्ट में जो क्रीमी लेयर तैयार हुई वो चमार जाटव की तैयार हुई, और शेड्यूल ट्राइब में जो क्रीमी लेयर तैयार हुई वो राजस्थान के मीणाओं की तैयार हुई। आरक्षण का सारा लाभ तो ये तीन जातियां ले गई। और अभी आप एक और पक्ष भूल रहे हैं कि ये जो सब कहते हैं ना कि महमूद अयाज मिल गए सब एक सफे से, इस्लाम जहां खड़ा हुआ तो पंक्तियां नहीं देखता है। अभी तो इस्लाम पर बात करनी बाकी है। ये जो मुसलमानों की 150 जातियां निकली हैं, और उसमें भी मात्र 3 उसमें सवर्ण हैं मुसलमानों में, शेख, सैयद और पठान। बाकी तो सारी जी जातियां ऐसी हैं जो मतलब यहाँ के शेख सैयद पठान को अब पता नहीं यूएई में या सऊदी में शायद उनको भी हिंदी ही कह के ट्रीट करते हैं, और यहाँ के किसी को असली मुसलमान नहीं मानते। लेकिन एनी हाउ, जब हलालखोर जैसी जातियां हैं, मिरासी हैं, जब भांड हैं, जो ये तमाम जातियां हैं, मुर्दाखोर हैं वगैरह वगैरह, हलालखोर हैं, ये सब जातियां जो हैं, इनका क्या होगा? और अगर आप इनको आरक्षण देंगे तो फिर संविधान का क्या होगा, जो कहता है कि संविधान तो मना करता है साहब कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण नहीं होगा। इसकी तोड़ जी ये लोग ये लाते हैं कि भाई मंडल कमीशन में भी मुस्लिम ओबीसी थे, तो जब मुस्लिम ओबीसी थे तो ईसाई ओबीसी भी हैं। और ईसाई ओबीसी ही क्यों, आप पंजाब के विशेषज्ञ हैं, पंजाब में क्या सिखों के अलग अलग गुरुद्वारे नहीं हैं? अलग अलग बिल्कुल है। जो अलग अलग जो एससीज हैं, उनको तो ये लोग प्रवेश तक नहीं देते हैं। जी तो जब सिखों में जातियां हैं, मुसलमानों में जातियां हैं, ईसाइयों में जातियां हैं, तो माल चापने के समय आप उनको हिंदू बना दोगे, और जब देश बांटने का नाम आएगा तो आप कहेंगे कि भाई वो ईसाई हैं, वो मुसलमान हैं। तो ये कैसे चलेगा, और ये कितने दिनों तक चलेगा? तो ये तो कुल मिला के पूरी तरह से भारत को तोड़ने की जो साजिश है, उसमें आप योगदान दे रहे हैं पूरी तरह से। और तो मुझे कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आपकी सही में कोई मंशा होती देश के विकास की या देश के कल्याण की, तो आप कहीं न कहीं इन सब बेकार के झमेलों को छोड़कर आप यह सोचते कि कितने अस्पताल बनवाए जाएं, स्कूल कितने बनवाए जाएं। 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं बिहार में। इसके लिए तो जी कभी आपने सर्वे नहीं कराया। अच्छा, इसमें आपने वो सर्वे भी कराया है, आर्थिक सर्वे भी। तो वो आर्थिक सर्वे जी की लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है? आर्थिक सर्वे के निष्कर्ष क्यों नहीं जारी हो रहे हैं? क्योंकि उसके बाद सिर्फ फुटौवल होगा इनमें आपस में। जो नियो क्षत्रियाज हैं, जो कास्ट के नियो क्षत्रियाज कौन है? यादव हैं और कुर्मी हैं और मीणा है, और इसी तरह अलग अलग जगह वहीं कहीं थेवर हैं, कहीं रेड्डीज हैं, कहीं कोई हैं।
तो ये जो नियो क्षत्रियाज हैं वर्ण व्यवस्था के, उनके ऊपर तो बात करनी पड़ेगी ना। और जो बाकी लैडर में नीचे हैं, ऐसा थोड़े है कि ठाकुर का कुआं आया तो ठाकुर ने ही जात पात किया है भाई। कुर्मी क्या अपने से नीचे जो सो कॉल्ड समाज में माना जाता है उसमें विवाह कर लेता है क्या? वहां खा लेता है क्या? यहाँ तक कि जाटव दुसाध के यहाँ नहीं खाता है, चमार दुसाध के यहाँ नहीं खाता है, दुसाध भी किसी को रखे हुए है कि हम नहीं खाते हैं, कोई भंगी के यहाँ नहीं खाता है। तो जब आपने इतना बाइफरकेट कर दिया है, उसके बाद आप ये जातिगत सर्वे से क्या चाह रहे हैं? क्योंकि 3 दिन हो गए और जो यूफोरिया मचा था कि वाह जातिगत सर्वे हो गया, फलाना हो गया, वो तो गया। अब क्या, आगे क्या, उससे क्या कर लोगे? अगर मूल सवाल अच्छा, आप यह पूछें तो बताएं जी। अभी मोदी जी एक चुनावी सभा में जगदलपुर छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे, तो वो तो इसको एक स्टेप और ले गए आगे। उन्होंने कहा कि यदि जिसकी जितनी तो संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर इसी फॉर्मूले से देश चलेगा तो हिंदुओं की संख्या तो भैया 81% है। तो अब आप क्या चाहते हैं भाई? सरदार जी बोलते थे कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मतलब मुसलमानों का है। तो मोदी जी ने कह दिया कि अगर इसी फॉर्मूले से देश चलाना है और सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही संसाधनों का या सत्ता का बंटवारा होगा, तो हिंदू तो 81% है, तो देश के सभी नहीं, संसाधन पर और तो इसके हिंदुओं का बाद हक है और पहले। सारे हंगामे होंगे ना। तो ये तो कुल मिला के वही कह रहे हैं कि हाँ इसको हिंदू राष्ट्र बना दो भाई। 3% तो वो जातियों में बटे हुए होकर है ना। जब हिंदू हैं तो 81% हैं, 82% हैं। तो क्या इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए? बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये कि जैसे ही आप ये कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर, तो उसके साथ ही आप किन किन बेकार की बातों को महत्व देने लगते हैं और किन किन बेकार की बातों को आप मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, इसका इनको अंदाजा भी नहीं। दक्षिण भारत के राज्यों की अच्छा, बहुत पुरान जी दक्षिण भारत के आप राज्यों कंटिन्यू की करिए। दक्षिण भारत के राज्यों की बहुत पुरानी शिकायत है कि भाई हमने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया, हमने सब कुछ कर लिया, हम विकसित हो रहे हैं, तो क्या आप हमें इसकी सजा देना चाहते हैं? चाहे वो सेंट्रल इस फंड से कटौती हो या जो भी हो, उनकी अपनी राजनीति बिल्कुल। है। लेकिन परिसीमन जब होगा तो सीटें फिर कम होंगी साउथ की। और नॉर्थ में चूंकि भाई लोगों ने लगातार बच्चे पैदा करने के एक सूत्री कार्यक्रम को जवाब दिया है, अंजाम दिया है, तो आप चाह रहे हैं कि आप उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी? आप तो यह प्रेरित कर रहे हैं ना कि भाई हर एक जात ये कहे कि भाई अब हम 5 हमारे 25 होना चाहिए। मतलब आपकी शादी हो गई है तो आप दिन रात बच्चा पैदा करने के काम में जुट जाओ। आप तो इस तरफ ले जा रहे हैं देश को। आप कितना विखंडन चाह रहे हैं? मतलब 70 साल भी नहीं हुआ है और ये लोग विंस्टन चर्चिल की उस उक्ति को चरितार्थ करना चाहते हैं कि भारतीय लोग तो शासन के लायक ही नहीं है और 70 साल के अंदर विखंडित हो जाएगा भारत। ये सबसे बड़ी नहीं, समस्या है। मैं इस बहस को एक लेवल और ऊपर तक ले जाना चाहता हूं। मेरे पिताजी बताया करते थे कि 60 के दशक में जब पंजाब के बंटवारे की बात आई और भाषाई के आधार पर जब बंटवारा होना था, तो पंजाब में आर्य समाज ने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था हिंदी रक्षा आंदोलन, और सभी पंजाबियों से ये अपील की गई, आंदोलन चला बकायदा, कि अपनी भाषा पंजाबी ना लिखा के हिंदी लिखाई जाए। यदि मान लीजिए कोई नया सेंसस होता है या अगले सेंसस में मान लीजिए जातीय जनगणना होने ही लगती है और सभी हिंदू अपनी जाति ठाकुर बाबा या गुना लिखा के सब हिंदू लिखाने लग गए, तो फिर क्या होगा?
मैं अपनी जाति राजपूत नहीं लिखाऊंगा, मैं अपनी जाति हिंदू लिखाऊंगा। तो फिर वही होगा जो ये लोग चाह रहे हैं, जिस बात का ये लोग बार बार डर दिखाते हैं कि अरे संघ वाला सब तो हिंदू राष्ट्र बना देगा, फलाना कर देगा, ढिमाका कर देगा। अगर सब लोग हिंदू अपनी जाति लिखा देंगे तो हिंदू राष्ट्र जो है वह कागजों में आ जाएगा, वह संवैधानिक तौर पर हो जाएगा। और अगर ये लोग यही चाह रहे हैं तो यही सही, फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि नहीं, आप ये देखिए कि आप जैसे ही ये लाते हैं ना, ये बहुत ही बेकार लचर तर्क है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप 1960 ईस्वी से पहले लोहिया ने दिया, फिर कांशीराम ने दिया। लोहिया चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे तो उन्होंने गाली गलौज नहीं की, लेकिन उसके बाद जो नेता आए तो इन्हीं लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। इन्हीं कांशीराम ने कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो समाज में वह बंटवारा, वह ध्रुवीकरण तो हो गया है और ये लोग इतना बांट चुके हैं। लेकिन अगर आपका जो सवाल है कि अगर हिंदू है तो फिर तो बात वही होगी कि फिर हिंदू राष्ट्र बनाओ और फिर हिंदू के अलावा जो है उनके नागरिक अधिकार छीनो, और फिर तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बहुत ही ज्यादा दूर तक जाएगी। तो अगर ये ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ये चाहते हो, क्योंकि इन लोगों को ये तो पता है कि 2024 में नहीं तो कभी नहीं। ये सारा जो मामला चल रहा है ना दद्दा, ये पूरा एक्ट ऑफ डेस्परेशन है। आप देखिए आम आदमी पार्टी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उधर बिहार में सबको पता है कि वह अगर मुद्दों पर बात करेंगे तो 17 साल से नीतीश बाबू हैं, उसके पहले 15 साल जंगल राज था वहां, उसी जंगल राज को आपने संजीवनी दी, फिर उसी जंगल राज के साथ आप मिलके खेल कर रहे हैं। उसी तरह बंगाल की हालत है, बंगाल में क्या हो रहा है सबको पता है। तो सभी डेस्परेट हो गए हैं, उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2024 की लड़ाई कैसे जीती जाए। इसलिए कभी जातीय सर्वेक्षण, कभी कुछ, ये कहीं से विकास को लेकर या देश को लेकर ये कहीं से सोच ही नहीं रहा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, इधर राहुल गांधी बहुत ज्यादा ओबीसी का राग अलाप रहे हैं, उनकी हर जनसभा में ओबीसी पे बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है। तो ये ओबीसी कौन सा मंत्र है जिसके सहारे राहुल गांधी जो है चुनाव जीत लेने का उनका मतलब मंसूबा पाल रहे हैं? ये ओबीसी की राजनीति आखिर कहां से इनको आशा की किरण बनती नजर आ रही है? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी को तो जो लिख के दिया जाता है वो पढ़ते हैं, और जो सिखा दिया जाता है वो बांच देते हैं। कभी वो हिंदुइज्म पर अभी उन्होंने एक सो कॉल्ड आर्टिकल भी लिखा था, यानी लिखवाया था जो भी। दूसरे, मैं बार बार कहता हूं कि उनको भोला या मूर्ख समझने की गलती न करे हिंदू समाज, क्योंकि वह असल में कोबरा से भी खतरनाक हैं, विषधर हैं। और वह विषधर हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब डेंगू, मलेरिया, कोरोना वाले एक मंत्री ने सनातन को इरेडिकेट करने का आह्वान किया, उसके बाद से आपने कभी राहुल का कोई देखा, कोई प्रतिक्रिया? उसकी प्रतिक्रिया आई है और वो केवल एक सत्यम शिवम सुंदरम आर्टिकल के तौर पर। उसी तरह ये जो ओबीसी का मंत्र है, उनको किसी ने बता दिया है कि भाई केवल 3 जो सेक्रेटरी हैं वो ओबीसी हैं। अब उनकी मूढ़मति को यह कैसे समझाएगा कि भाई जब आरक्षण में, जब प्रमोशन में आरक्षण लागू हुआ या जब उसमें ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, उसके बाद ही तो गिनोगे ना। तो भाई अभी तक 3 ही वहां तक पहुंचे हैं, इसलिए वो हैं। और ओबीसी का पिच तो ऐसा है कि उस पर ये बीजेपी के साथ क्या खेलेंगे, क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी नेताओं की जो पैदावार तैयार की है वो तो किसी ने नहीं की है। आप एमपी देख लीजिए, वहां शिवराज सिंह चौहान है। आप यूपी में देख लीजिए, कई सारे नेता हैं। मुख्यमंत्री के साथ जो दो, एक तो ब्रजेश पाठक है, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री है केशव मौर्य, वो पिछड़े हैं। आप बिहार में देख लीजिए तो अशोक
सम्राट चौधरी से लेके और जो तमाम नित्यानंद राय तक हैं, वो सब के सब ओबीसी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, वैसे तो मुझे ये बात कहते हुए भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जाति देखी जाए, लेकिन वो भी ओबीसी जाति से ही बिलोंग करते हैं। अब ये राहुल बाबा अगर बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं, तो वैसे थोड़े ना कहा जाता है कि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक, तो वो तो है ही। इसीलिए वो ओबीसी ओबीसी का राग अलाप रहे हैं। इसलिए भी अलाप रहे हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में मतलब 2018 में, नहीं सॉरी 2019 में बिहार के विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2020 में, तो उसमें इन लोगों ने सरसंघ चालक की एक बात को पकड़ लिया था और ओबीसी आरक्षण और तमाम चीजें मुद्दा बना दी थी, और जनता में शायद वो संदेश चला गया या जो भी हुआ, उसका भी कारण है कि इनको लग रहा है। वैसे मतलब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी से आप हिंदुत्व के मुद्दे पर और ओबीसी के मुद्दे पर, वो बीजेपी का फोर्टे है और वो बीजेपी उस पर आपको लड़ने नहीं देगी। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि ये बेवकूफी कर रहे हैं। बाकी इनके सलाहकार जाने, जयराम रमेश जाने, मनीषा अय्यर जाने। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर कांग्रेस पार्टी में ही धक्का क्यों रहे? क्यों न किसी दलित को प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए? और खड़गे जी जो है वो दलित भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो क्या हम राहुल जी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 2024 के चुनाव में एक दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दत्तात्रेय जी को आगे कर दें और दत्तात्रेय ब्राह्मण जो है खड़गे जी को आगे कर दें और दत्तात्रेय ब्राह्मण जो पीछे हट जाए? कल को कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता भी तो ये सवाल उठा सकता है। आदर्श तो यही होगा कि राहुल बाबा पीछे हट जाएं और या तो किसी मुस्लिम को या फिर किसी दलित को इस तरह से उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है कि दोगलेपन का कोई जवाब नहीं होता है, थिथराई की कोई सीमा नहीं होती है, और ये सब लोग उसमें पारंगत हैं, मतलब पीएचडी हैं। तो इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इनका सीधा सा काम है गाली देना, भागना, थूकना, भागना, शूट एंड फ्लाई, यही इनका मंत्र है। और ये समाज को बांटना चाहते हैं। ये हिंदू समाज के विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। पिछले 3-4 महीने से लगातार उस चीज को हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो साउथ से शुरू हुआ हो, लेकिन वो आप याद कीजिए तो बिहार के कुशिक्षा मंत्री ने सबसे पहले बयान दिया था, फिर यूपी में केशव मौर्य ने दिया, और ये सारे इनके लघुए भगुए हैं, सारे इनके चेला चपाटे हैं। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि इनसे ये सब उम्मीद करना बेकार की बात है। ये केवल और केवल हिंदू द्रोही हैं, और इनको बस इससे मतलब है कि किसी तरह हिंदू घटे और यह देश बटे, बस इसका सार इतना ही है जातीय सर्वेक्षण का। चर्चा को हम कंक्लूड करेंगे। आप आखिरी रिमार्क दीजिए कि क्या ये ओबीसी का जो राग अलाप रहे हैं या जो जातीय जनगणना का जो सर्वेक्षण का जो राग अलाप रहे हैं, इसका कोई असर आप 2024 के चुनाव में पड़ता हुआ देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई असर नहीं है, क्योंकि ये कोई मसला ही नहीं है ना। आप कोई ऐसी बात बता देते जो लोगों को नहीं पता थी, तब तो वो एक नई बात होती। हर एक को पता है कि मुसलमानों की जनसंख्या 20-22% हो चुकी है। ये केवल हमारे नेताओं को पता नहीं है, हर एक को पता है कि जो तथाकथित सवर्ण है वो 3-4% अलग अलग जातियों के हैं, और कुल मिला के उनकी जनसंख्या 10-12% है। क्योंकि वो भाई, अगर सरकारी लाभ नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति अपना परिवार छोटा रखेगा, ठीक है ना। तो आप ही याद कीजिए कि आप 4 भाई बहन रहे होंगे, 5 भाई बहन, लेकिन आपके जो सुपुत्र हैं उनके हो सकता है 1 ही संतान हो, अधिक से अधिक 2 संतान हो। तो वो ऐसी कोई बात तो है नहीं जिसको इन्होंने नई बात बता दी है या नई बात का खुलासा कर दिया है। तो इसका 2024 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हल्ला गुल्ला जितना भी कर लें,
और मुझे उम्मीद है, मैं जहां तक मोदी जी की राजनीति को पढ़ पाता हूं, कि बहुत जल्द रोहिणी आयोग की रिपोर्ट टेबल होगी और उसकी अनुशंसा के आधार पर इन लोगों का इंतजाम कर दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये थे व्यालोक भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। व्यालोक, अब जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और चुनाव अब धीरे धीरे गरमाने लगा, उससे पहले 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर भी हमारी इनसे राजनीतिक चर्चाएं होती रहेंगी। व्यालोक भाई, अगली चर्चा मैं आपसे करूंगा बिहार के चुनाव को लेकर। और बीच में एक बहुत जबरदस्त अफवाह उड़ी थी कि अपने पलटू राम नीतीश चाचा जो है वापस प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं एनडीए में वापस आने के लिए। तो इस पे मैं चर्चा करूंगा, पर आज नहीं, अगले। कोशिश उनकी पुरजोर है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, इस पे एक व्यापक बड़ी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच व्यालोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।